हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब देखो, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी कि पहला चैप्टर जो था इसमें हम एनसीईआरटी के 11 क्वेश्चन तक बताए थे। अब 12 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। भाई एनसीईआरटी से हम बताते चल रहे हैं यहाँ पर, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है तुम्हारा। यदि मेथनॉल का घनत्व मेथनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम पर लीटर हो तो इसके 0.25 मोलर के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। कितने आयतन की आवश्यकता होगी। कितने आयतन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में इतना टर्म्स कह रहा है, इसको ध्यान से देख लो भैया कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देख लिए, आगे बढ़े, देख लिए तो पहले कह रहा है क्वेश्चन के यदि मेथनॉल का घनत्व 0.793 किलोग्राम प्रति लीटर हो तो इसके इतने पॉइंट मोलरता दी गई है कि इतने लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो कितने आयतन की आवश्यकता होगी ये टर्म्स पूछ रहा है। तो पहले तो हम W का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम बताएंगे कि कितने आयतन की आवश्यकता होगी, इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फिलहाल में जो क्वेश्चन मेथनॉल का घनत्व तो इतना दिया गया है, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं क्या क्या निकालना है। पहले तो हम W का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से डेंसिटी का यूज करेंगे, क्या क्या दिया है। चलो भैया सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। तो मेथनॉल CH3OH होता है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 3 1 4, तो 4 × 1 प्लस 16 कितना आ रहा है 12 4 16 16 दूना 32 आ गया, 32 आ गया ना। उसके बाद से घनत्व तो दिया गया है, घनत्व बराबर दिया गया है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। उसके बाद से मोलरता दी गई है। मोलरता तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया है कितना 0.25 मोलर, ठीक है ना। आयतन दिया गया है 2.5 लीटर। तो भैया मोलरता का फार्मूला जानते हो, m = W/m × 1000/V ml में होता है। तो हम 1/V लीटर में ले लेते हैं, कुछ नहीं करना है। यह अणुभार है, मोलरता दिया गया 0.25, W का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ये 32 है, 1/, ये 2.5 है। W का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। लो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा 0.25 गुणे 32 गुणे 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ से W का वैल्यू निकाल लिए,
डब्लू का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आएगा 20 ग्राम। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना लीटर बिलियन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने आयतन की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो चलो भैया हम देख लेते हैं कि अब कितने आयतन की आवश्यकता होगी। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो कितने आयतन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए तुम डेंसिटी दिया है। डेंसिटी का तो हम यूज कहीं किए नहीं है, तो तुम ये जानते हो फार्मूले में, ये पीछे पढ़ चुके हो और ये फार्मूला तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना। तो चलो भैया देखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ये मास है, मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो V बराबर मास अपान डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है ना। मास अपान क्या हो जाएगा, डेंसिटी। इसमें तुम मास निकाले हो तो मास की बात अगर हम करते हैं तो मास ग्राम में निकाले हो। ठीक है, आयतन लीटर में दिया है और डेंसिटी तुम्हारा कितना दिया, किलोग्राम पर लीटर में। तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। लो भाई यम ही डब्लू ही कर लेते हैं, डब्लू भी कर लोगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, डब्लू कर लोगे तो यही डब्लू का वैल्यू। अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो इसमें इसका वैल्यू करेंगे तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लो डब्लू मास है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। हमको वॉल्यूम निकालना है, कितने बिलियन की आयतन की आवश्यकता होगी, कि इतना लीटर बिलियन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो इससे निकालेंगे। मास तुम यहाँ निकाले हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसको डब्लू ही कर देते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम उसको यम से भी लिख सकते हैं और डब्लू से भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम इतना पॉइंट, तो है ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो 20/1000 किलोग्राम कर लो। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैल्यू रख देते हैं 20/1000 अपान इसमें। अब डेंसिटी का वैल्यू 0.793। अब जिसका कुछ भी बटा नहीं रहता उसका बटा क्या रहता है, 1। बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर में। तो V इक्वल टू निकल जाएगा तुम्हारा 20 गुणे 1/1000 गुणे 0.793 करोगे तो 20/793 आ जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें 0.025 आएगा, 0.025 लीटर। इतना लीटर बिलियन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी, तो 0.025 लीटर आयतन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रहा था, ये क्वेश्चन देख लो भैया। उसके पश्चात अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन लंबा दिया है, घुमाया है। चलो भाई इतना तो शार्ट स्क्रीन ले लो भैया, जल्दी से नोट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 चलो भैया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। दाब का
दाब का एसआई मात्रक पास्कल नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है। 1 पास्कल बराबर दिया गया है तुम्हारा 1 नैनोमीटर पर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब कह रहा है यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। दाब का परिकलन कीजिए। पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझने की आवश्यकता है। कह रहा है देखो क्वेश्चन में कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल, दाब को P बराबर F बाई ए प्रति क्षेत्रफल P बराबर F बाई ए, उसकी बात कर रहा है F बराबर M में होता है, वो फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक दिया है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान इतना है, यम का वैल्यू दिया है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर समुद्र तल का वायु द्रव्यमान, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें P बराबर F बाई, P बराबर इसमें होता है तुम्हारा F बाई ए, F बराबर होता है एम ए या mg, F बराबर होता है mg। किसी वस्तु पर बल जो एक द्रव्यमान है, किसी द्रव्यमान पर g गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है, तो यहाँ से F बराबर mg ले लिए। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, रखेंगे तो क्या होगा, F बराबर हम mg रखेंगे, mg अपान a रखेंगे तो क्या होगा देख लो। जब वैल्यू रख रहे हैं तो P बराबर m का वैल्यू 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। क्या कर रहा था, दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, तो इसका वैल्यू प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब 1 दिया गया है। प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो P बराबर इतना रख दिए। अब पहली बात कि हम मात्रक को चेंज करेंगे। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड में दिया है, ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो इसको सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1000 से डिवाइड कर दे तो ये चेंज हो जाएगा। तो P बराबर होगा 1034 बटा 1000 गुणे 9.8। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिए, वो किलोग्राम में चेंज हो गया। अब यहाँ पर
हम मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर इसको हम ले लिए, यहां पर ले लिए ना, इतना पॉइंट ले लिए। चलो भाई, यहां पर इतना पॉइंट ले लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिए। अब इसको चेंज कर दिए, P बराबर, अब इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे मीटर में बदलेंगे तो 1/100 मीटर होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 कितना जीरो, 4 जीरो, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको रख लेंगे 1/, 1 के आगे 4 जीरो, अब मीटर का स्क्वायर। इसको चेंज कर लिए, इतने टर्म्स में चेंज कर लिए। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। P बराबर F/A होता है, F बराबर हम क्या लिखे, mg, ये क्षेत्रफल है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में तो ये द्रव्यमान दिया है 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसका वैल्यू हम क्या किए, ग्राम को किलोग्राम में चेंज किए, 1000 से डिवाइड कर दिए, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। तो हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दिया है तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए इतना होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद से अब क्या करेंगे, देख लो, चेंज करने के बाद से तुम जानते हो कि बीच का बीच में मल्टीप्लाई नीचे वाले का ऊपर में होता है, तो एक गुणा भाग जोड़ घटाना कर लेंगे। तो क्या होगा, बीच का बीच में मल्टीप्लाई नीचे वाले का ऊपर में। ठीक है, तो भाई देख लो ये बीच में है तो इसका बीच का बीच में मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का ऊपर जाएगा। तो इसमें ध्यान से देख लेना, ये बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। तो रख लेते हैं P बराबर 1034 गुणे 9.8 गुणे 1 के आगे 4 जीरो अपान 1000। ये वाला इसका बीच में आ गया, ये वाला ऊपर चला गया। और यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आइए मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड का स्क्वायर ये हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 1034 में 98 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 के 2 3, 8 3 के 24, 25 26 27 और 8 का नाम 8, 9 चौक 36, 3 29 27 28 29 30, 9 का नाम 9, 2 6 6 12 13, 3 8 2 10 1 11 10, इतना आ गया। तो P बराबर आ गया तुम्हारा 101.33 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड का स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि 1 पास्कल बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना,
तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे सेकेंड पे -2। चूंकि 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो 1 पास्कल बराबर, पास्कल का फार्मूला होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड पे -2, 1 पास्कल का वैल्यू होता है। तो उसके जगह पे हम 1 पास्कल रख देंगे, 1 पास्कल रख देंगे, तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 101.332 पास्कल, ये हो गया, ये तुम्हारा पास्कल। P का वैल्यू आ गया, ये पास्कल है, P का वैल्यू इतना आ गया। अब दशमलव काटा के इधर लेके आओगे तो 2 2 4 1 5, तो 1.01332 × 10⁵ आंसर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि जैसे समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो P बराबर F/A, F बराबर mg/A, तो यम का वैल्यू 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दिया है, इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब हम क्या किए कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज किए, तो 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोग्राम में चेंज कर लिए, यूनिट यहाँ लिख दिए। मीटर ऑलरेडी था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए। तो जब मीटर स्क्वायर में चेंज किए तो क्या किए, देख लो, ऐसे खींच दे रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं, तो ये मीटर बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर में कर दिए हैं। तो 1034 × 9.8, और ये सबसे नीचे वाला 1 के आगे 4 जीरो है, तो इसको कहाँ लेके चले गए हैं, ऊपर लेके चले गए हैं, और नीचे ये 1000 लिख दिए हैं, दशमलव को हटाए हैं, 1 जीरो बढ़ा दिए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, और 98 के 1034 में गुणा करके अभी दिखाए हैं, तो इतना किलोग्राम मीटर इनवर्स, और प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसको ऊपर ले गए हैं, सेकेंड पे -2 हो गया है, ठीक है। क्योंकि 1 पास्कल बराबर होता है, हम इतने के जगह पर 1 पास्कल रख सकते हैं। तुम्हारे में आंसर ये भी दे सकता है, P बराबर 1.0133 × 10⁵ पास्कल, ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा 13वां क्वेश्चन था। हो गया। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन में, कि 14वां क्वेश्चन कौन सा है भैया, चौदहवां क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन क्या था, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ये तो सब लोग कोई जानता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो तू सबको जानता है कि एसआई का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसमें देखो, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो एसआई का मात्रक किलोग्राम होता है, एसआई का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो सेवरस में रखे, पेरिस के निकट सेवरस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पेरिस के निकट सेवरस एक स्थान है, पेरिस के निकट सेवरस, सेवरस स्थान है जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक विशेष छड़ से प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से इसको लिया गया था। ठीक है ना, इसको लिया गया था कि द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, किलोग्राम होता है। इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो पेरिस के निकट सेवेरस स्थान है जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से इसको क्या किया गया था, लिया गया था। ये तुम भली भांति जानते हो, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसके बारे में बताया जाता है कि इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो पेरिस के निकट सेवेरस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से इसको क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम बात करें तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भैया। दिया है निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। तो पूर्व लग्न दिया है, गुणांक दिया है, लिख लेते हैं भैया, इनको मिलाना है। तो पहला दिया है माइक्रो, डेका, माइक्रो डेका, मेगा, गीगा, फेम्टो। माइक्रो को 10 की पावर 6, डेका को 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -15 और 10। ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको मिलाना है, पूर्व लग्न के द्वारा गुणांक को मिलाना है कि माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, इसको मिलाना है। उसके बाद से डेका बराबर क्या होता है, मेगा बराबर क्या होता है, उसके बाद से गीगा बराबर क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद से फेम्टो बराबर क्या होता है, यही तुमको मिलाना है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन में दिया है। तो तुम भली भांति जानते हो 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6, यहीं पे मिला दे रहे हैं। डेका बराबर 10, मेगा बराबर 10 की पावर 6, गीगा बराबर 10 की पावर 9 और फेम्टो बराबर 10 की पावर -15, ये होता है। यहीं पे मिला दिया, इसका आंसर हो गया। भाई ये तुमको तो याद करना पड़ेगा, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फिजिक्स में ज़्यादातर इसका यूज करते हो। तो इसमें माइक्रो बराबर 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 होता है, डेका बराबर 10 होता है, मेगा बराबर 10 की पावर 6 होता है, गीगा बराबर 10 की पावर 9 होता है, फेम्टो बराबर 10 की पावर -15 होता है। लो भैया हम मिला दिए, इसमें क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया था और कह रहा था मिलाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, तो देखो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप में, उन अंकों की संख्या को जिनको किसी राशि के द्वारा निश्चित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो तुम्हारे सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से, उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी राशि को हम निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वो तुम्हारा सार्थक अंक कहलाता है। वो तुम्हारा क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। उसे हम सार्थक अंक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ गए ना, उसे हम सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें बताया गया सार्थक अंक का डिफिनीशन है। ठीक है ना, इतना ही। अभी देखो